अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सबसे पहले हमें देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, सबसे इम्पोर्टेंट कि सोशल गैदरिंग होगी। ठीक है, मुख्तलिफ लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे होंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर इन अ कंट्रोल परफॉर्मेंस, के हर शख्स को उसका जो जिम्मेदारियां हैं वो उसके मातहत कर दी जाएंगी, हर शख्स को उसकी जिम्मेदारियां बता दी जाएंगी। ठीक है, आखिरी पॉइंट आता है कलेक्टिव गोल्स, कि उनको अचीव करने होंगे उनके गोल्स। अच्छा, ये बुचानान और एक अजीब सा अल्फाज है, पता नहीं कैसी प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी। बहरहाल, तो इन लोगों ने इस डेफिनेशन को प्रपोज किया है, मगर हमें इस डेफिनेशन से कोई सरोकार नहीं है। हम जो है वो देखने जा रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में देखो, ऑर्गेनाइजेशन में हम अगर एज एन अकाउंटेंट बात करें तो CFO हाईएस्ट पोस्ट होता है। प्रोडक्शन की बात करें तो CEO जो है वो आपका कह लो डायरेक्टर जो होता है वो CEO कहलाता है। फिर उसके नीचे मैनेजर्स आते हैं, मैनेजर 1, मैनेजर 2। इसी तरह CFO के साथ भी होता है, वो अकाउंट्स का हेड है, ये प्रोडक्शन का है, तो मैनेजर 1 एंड मैनेजर 2। मैनेजर के नीचे जो है वो 3, 4 जो है ना क्या आते हैं, वर्कर्स कह लें, सबऑर्डिनेट्स कह लें, एम्प्लॉई कह लें। ठीक है, ये सब लोग क्या कर रहे होते हैं, नीचे काम कर रहे होते हैं। ये क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। आई होप कि स्ट्रक्चर की पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होगी। टॉप रीजन में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन। नॉर्थ रीजन के 2 मैनेजर हैं, मैनेजर 1 एंड मैनेजर 2। ठीक है, फिर मैनेजर 1 के नीचे जो है वो 4 एम्प्लॉई हैं, मैनेजर 2 के नीचे भी इसी तरह 4 एम्प्लॉई। ये क्या है, स्ट्रक्चर है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरीके से क्या करती है, काम किया करती है। ओके, स्ट्रक्चर हो गया, डेफिनेशन हो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, द फॉलोइंग बेसिक स्ट्रक्चर माइट एग्जिस्ट विद इन द एंटिटी और पार्ट ऑफ एन एंटिटी। यानी कि ये जो 4 पॉइंट हैं, ये 4 तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो काम कर सकती हैं। ठीक है, या कह लें स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के इस तरीके के हो सकते हैं। पहला आता है एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका एंटरप्रेन्योर टेक्स ऑल द मेन डिसीजन, डज नॉट डेलीगेट डिसीजन टू एनीवन। सारे फैसले खुद कर रहा होता है, सोल प्रोप्राइटर टाइप, कि वही ओनर है, वही मालिक है, तो वही फैसले सुना रहा है। राइट। अच्छा, फिर आपके पास आता है इसी का पॉइंट नंबर 2 के द एंटिटी इज़ देयर फॉर ऑर्गेनाइज अराउंड द एंटरप्रेन्योर। जितनी भी एंटिटी है, जितना भी बिजनेस है, वो सब क्या एंटरप्रेन्योर के बराबर ही घूम रहा है। ऑपरेशंस एंड प्रोसेस आर लाइकली टू बी सिंपल एंड स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता, एक छोटा होता है, और क्या किया जा रहा होता है, सिंपल तरीके से सारे काम जो हैं वो लिए जा रहे होते हैं, किए जा रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है, अब क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को क्या किया जा रहा है, काम के हिसाब से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। अकाउंटिंग अलग होगी, सेल्स अलग होगी, परचेजेस या फिर कह लो एक तरह से प्रोडक्शन के लिए जो है परचेज कह लो उसको, प्रोडक्शन अलग हो गई, फाइनेंस जो है वो अलग जगह से हासिल की जाएगी, अकाउंटिंग अलग होगी, मार्केटिंग अलग होगी, एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग, ये सब चीज़ें जो हैं सबके अलग अलग डिपार्टमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग क्या कर दिए गए,
डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं आपके काम को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पेज में इसकी एक पिक्चर भी मौजूद है। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। अच्छा, यही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर के नीचे में मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर। अब ये क्या है, फंक्शंस के हिसाब से क्या है, अलग अलग हैं। फिर प्रोडक्शन आ गया, प्रोडक्शन की भी फंक्शन के हिसाब से अलग अलग हैं। क्लियर है? तो हर काम के हिसाब से क्या किया गया है, इनको डाइवर्सिफाई किया गया है। फिर आती है आपके पास डिविजनल। डिविजनल इज़ बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल एरिया या ज्योग्राफिकल लोकेशंस की वजह से इसको अलग किया गया है। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ रीजन अलग है, साउथ रीजन अलग है, ईस्ट रीजन अलग है और वेस्ट रीजन अलग है। हर रीजन का अलग अलग होगा। आपके पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। एशिया में अलग, आपके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में अलग अलग होंगे, ठीक है। फिर आता है आपके पास यूरोप में अलग होगा, अफ्रीका में अलग तरीके कार से काम होगा। क्या अब ये किस तरह डिवाइड हो रहे हैं? पहले काम से हो रहे थे, अब लोकेशन के हिसाब से क्या हो रहे हैं, डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। लोकेशन के हिसाब से क्या हो रहा है, इनका स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। अब क्या होगा, जो इसका हेड है, ओनर है, वो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं दुबई से है, ठीक है, तो एशिया जो है उसका हेड हो जाएगा। सारी रिपोर्टिंग, फाइनल रिपोर्टिंग एशिया में आ रही होगी, मगर बाकी जगहों पर भी जो है वो काम चल रहा होगा, उसको काम मिल रहा होगा। ओके, फिर आपके पास अच्छा ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किस हिसाब से हो रही है वो है, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे ये बेस करता है। अच्छा, फिर आपके पास जो है वो आता है नेक्स्ट पेज पर। अब वही इसी की डायग्राम है। अब ये किसकी डायग्राम है? ऊपर जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसकी है। ये क्या है, डिवीज़न 1 है, यानी कि अमेरिका वाली साइड है। डिवीज़न 2 है आपकी कोई और सी जो है वो साइड है। इस तरीके से क्या है, इनकी मुख्तलिफ डिवीजन्स में इनको डिवाइड किया गया है। अच्छा, अब आपके पास आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अच्छा, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझने का आसान तरीका है कि आप फंक्शनल अच्छे से समझें। फंक्शनल प्लस डिविजनल, इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो आपका जो है वो क्या होगा, काम होगा। फंक्शनल आपने पढ़ा किस हिसाब से डिवाइड किया जाएगा, अकाउंटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन के हिसाब से, और डिविजनल एरिया के हिसाब से। जहाँ इन दोनों तरीके से डिवाइड किया जाएगा वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। आई होप कि ये पॉइंट जो है वो बड़ा क्लियर होगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट पेज पे कोई ऐसी ख़ास इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है जो बहुत देखी जाए। ये प्रोडक्शन और प्रोजेक्ट के बेस पे है। ओके, देन आपको जो है वो अच्छा कल्चर डाइवर्सिटी भी शायद हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक वर्ड बड़ा कॉमन है, वो आप लोग अपने जहन में रखें। अक्सर व बेशतर ये सवाल आता है कि क्या करना जाए ऐसी सिचुएशन में। जैसे देखें, होता यूँ है कि हमें जो है ना वो एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, नॉट टू पुट ऑल एग इन वन बास्केट। कभी भी सारे अंडे एक शॉपर में, एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए। वो एक बास्केट गिरेगी, क्या होगा, सारे अंडे ख़त्म, यानी जो कुछ है आपका ख़त्म। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, आपके 2 हाथ हैं, आप दोनों हाथों में आधे आधे अंडे ले लें ताकि नुकसान क्या हो, कम। ऐसा नहीं होगा दोनों गिर जाएँ, ठीक है। वो तो एक बेवकूफ़ी और एक एक्सीडेंटल केस, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास क्या है यहाँ, कल्चर डाइवर्सिटी, मुख्तलिफ़ कल्चर के यानी मल्टी कल्चरल
मल्टीकल्चरलिज्म होना चाहिए कि मुख्तलिफ़ कल्चर में के रहने वाले, सीखने वाले, बोलने वाले लोग मौजूद हों, ठीक है। ऐसा ना हो कि सारे जो हैं वो एक ही कल्चर से रेलेवेंट हों, सब अलग अलग होने चाहिए। ओके देन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कह लें कि लाजमी हो गया, पत्थर पे लकीर हो गई कि भाई वो पत्थर पे लिख दिया है कि अभी होगा तो होगा, वैसी वाली भी सिचुएशन नहीं है, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन हेड आपके लिए जो है वो बेहतर है। अच्छा जी, नेक्स्ट यू हैव कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी या और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के। पहला है recognition of the abundant diversity of culture, respect and for the differences। अच्छा ये है कि डाइवर्सिफाई फंक्शन के एडवांटेजेस बताए जा रहे हैं या ड्यूटीज़ बताई जा रही हैं कि क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं इसमें। लेकिन सबसे पहला आपका आ रहा है कि रिकग्नाइज़ करें आप, सबसे पहले कि समझें कि मुख्तलिफ़ कल्चर्स जो हैं या डाइवर्सिफाई कल्चर का क्या जो है वो इम्पोर्टेंस है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। फिर है कि रिस्पेक्ट करें एक दूसरे के कल्चर को। फिर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंट कल्चर्स के बारे में। वैल्यूइंग व्हाट द अदर कल्चर ऑफर, आप दूसरे के कल्चर्स को क्या करें, रिस्पेक्ट दें। फिर है एम्पावर करें, एक मिनट रह गया है, इनकरेजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप, इनकरेज करें जो भी जो है वो डाइवर्स ग्रुप के क्या सिचुएशंस हैं, जो भी मुख्तलिफ ग्रुप्स की जो हैं वो तरीक़ेकार हैं उनको रिस्पेक्ट करें। एम्पावरिंग पीपल टू स्ट्रेंथन देम सेल्फ, कि एक दूसरे को ताकत बने एक दूसरे की, ना कि उनको प्रॉब्लम बने उनकी। क्रिटिकल नहीं, सेलिब्रेटिंग रेदर दैन जस्ट टॉलरेटिंग द डिफरेंसेस, के किसी के डिफरेंस को बर्दाश्त करने से बेहतर आप क्या करें, मुख्तलिफ़ तौर पे उसे सेलिब्रेट करें। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एज एन इंडिविजुअल आप जो है वो बिहेव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको एज अ ग्रुप भी क्या करना चाहिए, क्योंकि वही आपका ग्रुप है, ठीक है। तो आपको अपने उस ग्रुप के हिसाब से भी बिहेव रखना चाहिए और दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। यानी कि आपको इस पूरे पैराग्राफ में क्या बात बताई गई है कि आप एज एन इंडिविजुअल डाइवर्सिफाई ऑब्जेक्टिव्स को या डाइवर्सिफाई कल्चर को या डाइवर्सिफाई लैंग्वेजेस को क्या करें, रिस्पेक्ट दें, ठीक है। आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। आई होप यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर होंगे। हम एडवांटेजेस पढ़ने जा रहे हैं कि मुख्तलिफ़ कल्चर के लोगों को रखने का क्या फ़ायदा होता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला फ़ायदा आपको क्या होता है कि मोर आइडियाज़ आते हैं। जितने अलग अलग जगह के लोग होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, आइडियाज़ होंगे, उतनी ज़्यादा सोच होगी, उतने ज़्यादा सवाल होंगे, उतने ज़्यादा जवाब होंगे। फिर क्या है, बिल्ड रिस्पेक्ट अमंग द एम्प्लॉयज़, एक दूसरे के दरमियान क्या रहेगी, एक रिस्पेक्टफुल सिचुएशन होगी। डाइवर्सिफिकेशन डिसरिस्पेक्टफुल या डिसऑनेस्टी कम होगी एज़ कम्पेयर टू अदर कल्चर्स, कि जहाँ मिक्स कल्चर होगा वहाँ पर ऑनेस्टी ज़्यादा पाई जाएगी, वहाँ पर जो है आपका रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट होगा। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, आप अपने कस्टमर्स को जो हैं वो मुख्तलिफ सर्विसेज अच्छे से अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकेंगे। मल्टी कल्चर होने की वजह से आप अपने और एम्प्लॉयज़ के थ्रू जो है वो अपनी प्रोडक्शन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, सेल्स बहुत अच्छी कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं डाइवर्सिफाई ग्रुप या वर्कफोर्स होने की वजह से। इन्हेंस वर्क एनवायरनमेंट भी जो है वो क्या होता है, बेहतर हो जाता है आपके मल्टीकल्चरलिज्म से। व्हेन मल्टीकल्चरलिज्म गोज़ रॉन्ग, देखें कभी कभी जो है ना ये एक बैड फैक्टर भी इसमें आ जाता है कि जब आपकी पॉलिसीज़, आपकी चीज़ें जो हैं वो मल्टीकल्चरलिज्म को जो है वो डैमेज कर रही हैं या उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है,
डिसएडवांटेज होता है। अच्छा, मैंने पहले भी कहा है कि जब ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हुआ करूँ तो ये बुक ले लिया करें और अपने पास इसके नोट्स लिख लिया करें। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो एक दफ़ा आप लिख लेंगे ना, तो जब बुक रीड करने बैठेंगे तो आपसे मेरे शॉर्ट पॉइंट्स जो है ना वो पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या रहेगा, ईजी रहेगा एज़ कम्पेयर कि आप पूरी बुक जो है ना वो मेरे एक्सप्लेन करने के बाद पढ़ना शुरू करें। साथ साथ लिखते रहें, शॉर्ट पॉइंट्स बनाते रहें और आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट आपके पास जो है मैकिन्से 7S मॉडल जो है ना वो आ रहा है, विच स्टेट दैट 7 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। 7 जो हैं इसके ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला आता है स्ट्रेटजी। अच्छा, इसमें कुछ लॉन्ग टर्म है और कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ ज़रूरी हैं कुछ गैर ज़रूरी हैं। ठीक है, कुछ जो हैं वो ऐसे चेंज हैं जो लाजमी लाने चाहिए, हार्ड चेंजेस कहलाते हैं। ठीक है, फिर कुछ हैं जो सॉफ्ट चेंजेस कहलाते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। पहला है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़, कि आप जो है वो लंबे अरसे के लिए अपनी कोई अच्छे से अच्छी स्ट्रेटजी जो है वो क्रिएट करें। स्ट्रक्चर है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। फिर आपके पास सिस्टम है कि ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन का फ़्लो किस तरीके से होगा, प्रोसेस कैसे होगा, किस किस को मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। फिर आपके पास आता है शेयर वैल्यू, ऑल्सो नोन एज सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। यहाँ पर क्या है कि आपको आपके अचीवमेंट्स गोल जो हैं वो मिल रहे हों। और ये हो गए हमारे पास 4। ठीक है, 5 और 6। अच्छा, ये यहाँ मौजूद है स्किल, डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ एंड कॉम्पिटेंसी। अच्छा, कल्चरल, ये मेरे ख्याल से मिक्स कर दिया इन्होंने इस चक्कर में। बेसिकली स्किल है, स्किल क्या है कि आपके पास मुख्तलिफ स्किल्स होंगी, आप कॉम्पिटेंसी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा काबिल होंगे और जितने ज़्यादा काबिल होंगे उतने ज़्यादा जो है वो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और आपका काम जो है वो होता चला जाएगा। फिर आता है स्टाइल, द कल्चर स्टाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ मैनेजर्स बिहेव। किस तरीके से उसका कल्चर है, किस तरीके से मैनेजर बिहेव करते हैं, ये क्या होगा आपका स्टाइल में आता है। फिर आता है स्टाफ आपका क्या है, नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो एम्प्लॉयज़ जो आपके साथ आपके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो कहलाते हैं स्टाफ यहाँ पे। और उसका तरीक़ेकार, उसका बैकग्राउंड, डाइवर्सिफिकेशन, ये सब कुछ स्टडी करना जो है वो कहलाता है स्टाफ। आई होप कि, अच्छा मैं इसको बहुत ब्रीफली नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पीछे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले चैप्टर्स में, तो काइंडली जो है ये चैप्टर नंबर 8 में होगा, तो वहाँ इसकी ब्रीफ जो है वो आप वैसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो इख्तिताम होता है। आई होप कि आपको जो है वो ये समझ आ गया होगा और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको कोई सवाल होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।